अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सी लतीफ़्स अकेडमी। मेरा नाम शम्स है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी इन दिस ब्रीफ वन शॉर्ट वीडियो. This video will mainly focus on JKSSB, JKPSC and other competitive exams. So I'll try to keep it slow and easy. आप चाहे तो इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं. So let's start. पहला हम देखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट. हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस वन शॉर्ट वीडियो में. इसमें पहला आएगा लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद विटामिन्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लास्टली इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. इसके अलावा एक टॉपिक बचता है इकोसिस्टम वाला. वो ऑलरेडी चैनल पे कवर्ड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वो. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो स्टार्टिंग विद द लाइफ प्रोसेसेस. What are life processes? These are the processes which are compulsory for maintenance and survival of an organism. ऐसी processes, ऐसे mechanisms जो हमारे survival के लिए important है. मतलब हम अगर ज़िंदा हैं तो इन्हीं life processes की वजह से. Which will include our nutrition. Nutrition में mainly आएगा हमारा जो food है. अगर हम जिंदा हैं तो हम फूड की वजह से. दूसरा हम देखेंगे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ऑक्सीजन, एटीपी प्रोडक्शन. अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम इन दोनों के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकते. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. तो इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला हम देखेंगे न्यूट्रिशन से. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की बात अगर हम करेंगे सो इट इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन एंड यूजेस फूड. क्या करते हैं, फूड कैसे हम हासिल करते हैं, उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं. एक तो हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स हैं. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे होती है. तो प्लांट जो स्टोर यही फूड करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा उसको ये स्टोर एज स्टार्च करते हैं. तो स्टार्च हो गया स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स. और एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है. ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन को ही एनिमल स्टार्च कहा जाता है. इसके बाद देखेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होगा किसी भी ऑटोट्रॉफ पे अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है. जो ये प्लांट्स हैं ये अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इनको ऑटोट्रॉफ्स हम कहेंगे क्योंकि अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर रहे हैं. और ये जो शीप यहाँ पर ये खा रहा है ये घास, ये हेटेरोट्रॉफ है क्योंकि ये डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए. तो जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स ऑब्टेन फूड बाय ईटिंग प्लांट्स, वो तो हमने पहले ही देख लिया. इनमें एक दो एग्जांपल्स हम देख लेंगे. एक होगी फंगस की एग्जांपल, एक हो देखेंगे हम पैरासाइट्स की एग्जांपल. फंगस में कौन कौन सी एग्जांपल आएगी? यीस्ट और मशरूम. ये क्या है? ये दोनों डिकम्पोजर है. डिकम्पोजर उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो अपना फूड आउटसाइड द बॉडी पहले डिकम्पोज करेगा, मतलब डाइजेस्ट करेगा, देन एब्जॉर्ब्स इट, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करता है. अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, हम फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट विद इन द बॉडी करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं. बट जो ये फंगस है, यीस्ट है, मशरूम है, ये फूड को आउटसाइड द बॉडी ही पहले डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं. इसकी एक और एग्जांपल आएगी जो अर्थवर्म है. अर्थवर्म भी एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर है. इसके बाद हम देखेंगे पैरासाइट्स की एग्जांपल. पैरासाइट्स किनको हम कहेंगे? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को हार्म पहुंचाएगा उसको हम पैरासाइट कहेंगे. फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा है. कस्क्यूटा एक प्लांट है. लाइस हो गई और लीचेस जो जिनको हम कश्मीरी में दृक कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए जो इनका होस्ट होता है जिस पर ये सर्वाइव कर रहे होते हैं उसको हार्म पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे लाइस किसी के सर पे रह रही है रेंट फ्री, तो ये अपने फ़ायदे के लिए उसका नुकसान कर रही है. जिसके सर पे ये रहेगी उसको हम होस्ट कहेंगे.
खुद लाइस पैरासाइट है। इसके बाद अब बात करेंगे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। जैसे हमने पहले बोला था, इसमें फोटोसिंथेसिस आती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ग्रीन प्लांट से प्रोसेस एक करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे वो अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं खुद ही, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर फोकस कीजिए आप। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, ये मिल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं और वाटर इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है। इस पूरी प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसमें रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज। आप देख सकते हैं CO2 यहाँ पर बन रहा है C6H12O6, मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये प्रोसेस हो कहाँ रही है? ये प्रोसेस हो रही है एक सेल ऑर्गेनेल में, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूक्लियस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्गी है, वैसे ही एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल हेल्प करता है। क्लोरोफिल कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? सेल के अंदर। तो ये ऑर्गेनेल क्या करेगा, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कुछ। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और ग्लूकोज यूज़ होगा प्लांट मेटाबॉलिज्म में, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनेगा वो स्टोर एज स्टार्च हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये प्लांट में एंटर कैसे होगा, प्लांट में जाएगा कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड? अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये जो प्लांट है ये वाटर अर्थ से ले लेता है, ज़मीन से ले लेता है वाटर थ्रू रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली लीव्स से ले लेता है और ऑक्सीजन को भी इवॉल्व लीव से ही करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा लीव में? ये जाता है थ्रू टाइनी पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे। इसके अलावा स्टेम पे भी होते हैं, रूट्स पे भी होते हैं, बट हम मेनली यहाँ लीव्स की बात करेंगे। लीव्स में ये स्टोमेटा क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने में, सेल के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। अब ये स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा, इसको रेगुलेट दो बीन शेप्ड सेल्स करते हैं, जिनको हम गॉड सेल्स कहते हैं। गॉड सेल्स ही इसकी स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटल पोर के थ्रू ही ऑक्सीजन भी बाहर आएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, जैसे कि हमने देख लिया। अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल में जाता है अलोंग विद वाटर, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में चला जाता है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो जाती हैं, जैसे लाइट रिएक्शंस हो गई, डार्क रिएक्शंस हो गई, और एक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइकिल चलता है जिसका नाम केल्विन साइकिल है। ये केल्विन साइकिल, ये रिएक्शंस कैसे चल रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से ये रिएक्शंस पावर हो रही है, और फाइनली इन रिएक्शंस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूस होकर शुगर बन जाता है। और शुगर में क्या है, अगर प्लांट को यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेगा, और अगर स्टोर करना होगा तो स्टोर एज स्टार्च कर लेगा। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एक और एग्जांपल है जो कि एमोबा और पैरामीशियम है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये खाली एक सेल के बने होते हैं, वन सेलेड ऑर्गेनिजम्स। ये फूड इनटेक इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स करते हैं। ये फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो भी इससे वेस्ट मटेरियल बनता है उसको एक्सक्रीट करते हैं। ये देखिए, ये एमोबा है। ये जैसे किसी फूड पार्टिकल को सेंस करेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अपने जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोट्रूड करना स्टार्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अपेंडेजेस। ये इसके ट्रू अपेंडेजेस नहीं होते, हाथ जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है। इनको हम सीडोपोडिया, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब अपेंडेजेस,
ये अपेंडेजेस इस फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। अब वैक्यूल में क्या हो रहा है, वैक्यूल में ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो रहा है, इस पर एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं और ये डाइजेस्ट हो रहा है। जितना भी ये डाइजेस्ट हो जाएगा वो अमोबा यूज़ कर लेगा और जो भी इस फूड पार्टिकल से वेस्ट बनेगा उसको ये एक्सक्रीट करते हैं इन द एनवायरनमेंट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसके एग्जांपल है फंगस और अर्थवर्म्स। फंगस में इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपने फूड को पहले आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करती है। दूसरा मोड जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का है वो पैरासिटिक मोड है। उसमें ऑर्गेनिजम्स फीड्स ऑन लिविंग होस्ट्स। फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा एक प्लांट है जिसमें अपना ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है जिनमें क्लोरोफिल होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। दूसरी इसकी एग्जांपल है लाइस, जो कि ब्लड सक करती है ह्यूमन हेड से, तो ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होती है फॉर इट इज न्यूट्रिशन। ऐसे ही लीचेस और टेपवर्म्स भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आती है। तीसरा जो मोड है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन सॉलिड फूड, डाइजेस्ट्स इट एंड एब्जॉर्ब्स इट। इसमें एमोबा आएगा पहला, जो कि हमने अभी देख लिया कि एमोबा सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, उसको डाइजेस्ट करेगा और अपना न्यूट्रिशन हासिल कर लेगा। और तो एग्जाम्पल्स ह्यूमन्स और एनिमल्स भी इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन। जहाँ तक बात न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की है, यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले डाइजेशन इन माउथ से। जो हमारी डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो ह्यूमन डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम कुछ इंजेस्ट करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा कहाँ से आता है, वो सिलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू आता है। सिलिवरी ग्लैंड्स जो है हमारी चीक्स में फिटेड होते हैं, तो वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। इस सलाइवा में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम सिलिवरी एमाइलेज है। सिलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, सिलिवरी एमाइलेज जो हम स्टार्च खाते हैं, जो हम प्लांट्स वगैरह सब्जी खाते हैं, उस स्टार्च को ब्रेक करने में हमारी हेल्प कर देता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जब भी हम इस खाने को निगलते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये नीचे आता रहता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होता है कि ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ मसल्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसोफिगस है, यहाँ पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसके बाद ये दो करेंगे, इसके बाद ये दो, तो ये एक कैस्केड फैशन में एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बन जाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और फाइनली जो ये खाना है नीचे आकर थ्रू इसोफेगस कहाँ पर आएगा, हमारे स्टमक में। तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जिनको सिक्रेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट ऑलरेडी होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। कौन कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है, एक तो होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होगा पेप्सिन जो हमारी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, और तीसरा होगा म्यूकस। अब ये तीनों क्या करते हैं, ये जो HCl है ये एनवायरनमेंट एसिडिक बनाता है। इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ही ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये एक्टिव होगा। अगर एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं है तो ये पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, और ये पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ये प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। फाइनली ये जो ये म्यूकस है ये क्या करेगा, इट विल हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम HCl डैमेज। ये एक लेयर बनाता है हमारे स्टमक में, जो ये लेयर है ये हमें इसी HCl डैमेज से बचाती है। ओके, ये तो हो गया डाइजेशन इन स्टमक। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट स्टमक के ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और पहला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है उसको डोडेनम कहते हैं। डोडेनम में ही मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ जूसेस आ जाते हैं, पैनक्रियाज अपनी सिक्रेशन लाएगा, लिवर अपनी सिक्रेशन ले आएगा जो कि बाइल है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस ले आएगा, और वो सारे ये जो थ्रू डक्ट्स यहाँ पर पोर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में। और पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन सा आएगा, बाइल क्या करेगा वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे पहले बाइल की। बाइल क्या करेगा, अगर हम कोई फैट इंजेस्ट कर रहे हैं, फैट मॉलिक्यूल कुछ फैट्स खा रहे हैं,
तो फैट पर क्या करेगा, फैट फॉर एग्जांपल ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, इन पर बाइल काम करता है और इन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहेंगे। इससे इसकी डाइजेशन ईजी हो जाती है। इसके बाद इन फैट्स पे एक्ट करते हैं लाइपेजेस, जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। लाइपेजेस इस पर एक्ट करते हैं और इनको डाइजेस्ट करते हैं। बाइल सिंपली क्या करेगा, ये इमल्सिफिकेशन करेगा इस फैट मॉलिक्यूल की, बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद इस फैट पर लाइपेजेस एक्ट करके इसको डाइजेस्ट कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जैसे कि हमने पहले ही देखा था, वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है और जो भी कार्बोहाइड्रेट बचता है, जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम है। इसके बाद हमने देखा था कि जो प्रोटीन डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पेप्सिन था। यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पार्ट है, उसको ट्रिप्सिन, जो कि अगेन पैनक्रियाटिक एंजाइम है, अब ये फर्दर डाइजेशन कर लेगा। तो ये तो हो गई पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल की बात। और अब फाइनली जब भी ये फूड डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद ये एब्जॉर्ब कैसे होगा। एब्जॉर्ब ये होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट मान लीजिए। जैसे फूड डाइजेस्ट हो गया, वहाँ पर छोटी छोटी हेयर लाइक ग्रोथ होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल प्रोजेक्शंस, इनको हम विलाई कहते हैं। विलाई क्या करेंगे, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं और फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। विलाई असल में कुछ इस तरह होता है, ये विलाई की अपर सरफेस है और अंदर से ब्लड कैपिलरी होती है। ब्लड कैपिलरी अंदर से होगी, जैसे ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ये इसको डायरेक्टली पोर कर देता है ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी डायरेक्टली ब्लड में इस डाइजेस्टेड फूड को, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं ब्लड में। तो ये तो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। इसके बाद थोड़ा सा जो पोर्शन बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें कोई एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होती है, इसमें मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो रिमूव किया जाता है वाया एनस, और एनस को एक मसल रेगुलेट करते हैं, उसको एनल स्फिंक्टर कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जनरल डायग्राम, जिसमें ये सेलिवरी ग्लैंड्स दिए गए हैं, ये चीक्स में लगे होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल का है, तो बहुत ही कॉइलेड स्ट्रक्चर होता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है और फाइनली ये एनस है और एनल स्फिंक्टर। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज सिंपली रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। अब ये यूरिया और यूरिक एसिड क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के बाय प्रोडक्ट्स से बनते हैं। ये विद टाइम हमारे ब्लड में डिपॉजिट होते रहते हैं और हमारी बॉडी को नीड होती है इन नाइट्रोजनस वेस्ट्स को एक्सक्रीट करने की। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन सेलड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। उनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन करते हैं। डिफ्यूजन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम ये सेल मान लेते हैं, इसमें वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, बाहर इसके सराउंडिंग में इस वेस्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो ये वेस्ट खुद ही बाहर आएगा थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लेडर और एक यूरिथ्रा होता है। किडनीज हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। अब यही कनेक्टेड होती है विद यूरिनरी ब्लेडर विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लेडर फाइनली जो यूरिन है वो डिपॉजिट करेगा और वो बाहर आएगा थ्रू यूरेथ्रा। अब हम देखेंगे किडनी काम कैसे करती है। किडनी इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस नेफ्रॉन्स। किडनी में बहुत सारे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये कॉइलेड स्ट्रक्चर्स होते हैं।
बहुत सारे कॉइलेट स्ट्रक्चर्स किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो वाइट पैचेस है किडनीज में, ये नेफ्रॉन्स हैं, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ही असल में जो बेसिक जो फिल्ट्रेशन है वो नेफ्रॉन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पे नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से एक आर्टरी ला रही है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं। ब्लड में खाली नाइट्रोजनस वेस्ट्स नहीं होंगे, इसमें ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी होंगे, साल्ट्स भी होंगे, वाटर भी होता है। लेकिन अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस वेस्ट ये आ जाता है नेफ्रॉन के हेड में। नेफ्रॉन का जो हेड है उसको हम बोमेनस कैप्सूल कहते हैं। ये जो आर्टरी ला रही है इम्प्योर ब्लड, ये वहाँ पे एक क्लस्टर्ड नेटवर्क आर्टरीज का और लीव करती है इस बोमेनस कैप्सूल को। यहाँ से जो आर्टरी आएगी, यहाँ से जो पार्ट बोमेनस कैप्सूल में जाएगा उसको हम एफेरेंट आर्टरी कहेंगे। और जो लीव करेगा पार्ट बोमेनस कैप्सूल को उसको हम इफेरेंट आर्टरी कहेंगे। आर्टरी में क्या है, इम्प्योर ब्लड है। अब ये यहाँ पर कुछ सिक्रेशंस करती है, ये ऊज आउट करती है चीज़ें, कहाँ पर, बोमेनस कैप्सूल में। ये समझने की ज़रूरत है कैसे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ से एफेरेंट आर्टरी आ रही है। एफेरेंट आर्टरी में होती है ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट्स भी होंगे, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड है, इसमें अमीनो एसिड्स भी होंगे, इसमें साल्ट्स भी होंगे, इसमें वाटर भी होगा। ये कहाँ आ रहा है, ये बोमेनस कैप्सूल में आ रहा है। बोमेनस कैप्सूल ये रहा। बोमेनस कैप्सूल में ये क्लस्टर्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस लीव एज इफेरेंट आर्टरी करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो एफेरेंट आर्टरी है उसका जो ल्यूमिन है वो बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, और इफेरेंट आर्टरी का ल्यूमिन छोटा होगा। तो यहाँ पर जो ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ से ऊज आउट हो जाएंगी यही अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, साल्ट्स, वाटर। वो कहाँ पर आ रही है, वो बोमेनस कैप्सूल में आ रही है। ये बोमेनस कैप्सूल है। बोमेनस कैप्सूल में आने के बाद ही वो नेफ्रॉन के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये नेफ्रॉन है। ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से वो पास होकर जाएंगी चीज़ें और धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आना स्टार्ट करेंगी। लेकिन हमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, जो ये साल्ट्स हैं, इनको हमें एक्सक्रीट नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम नहीं चाहते कि हम एक्सक्रीट ग्लूकोज करें, अमाइनो एसिड्स करें। तो उसके लिए क्या है, रीनल वेन होती है। रीनल वेन वहाँ से प्योर ब्लड लाएगी। कैसे, वो देखेंगे हम। ये रीनल वेन इसी नेफ्रॉन के अराउंड एक कॉइलेड नेटवर्क सा बनाती है। जैसे जैसे चीज़ें यहाँ से पास होती रहती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, वो नेफ्रॉन के थ्रू पास हो रही है। और ये जो वेन है ये उनको एब्जॉर्ब करती रहती है विद टाइम। रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज की हो रही है, अमाइनो एसिड्स वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं जो ब्लड में जा रहे हैं, साल्ट्स वापस से जा रहे हैं, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा। अगर हमारे ब्लड में फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। अगर हमारे ब्लड में वाटर कंटेंट कम है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। और फाइनली ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो कहाँ जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जाएंगे, यूरेटर में जाएंगे। यूरेटर से वो कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है और इसे हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे ये फिल होगा या पार्शियली फिल होगा, हमें अर्ज होती है टू यूरिनेट थ्रू यूरेथ्रा। ये तो हो गई किडनी और नेफ्रॉन की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि हमारी रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन दो टाइप्स की होती है, एक तो होगी लंग रेस्पायरेशन, एक है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। पहले हम देखेंगे लंग रेस्पायरेशन क्या होती है। इट इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम कहाँ से इनहेल करेंगे, हम डायरेक्टली नॉस्ट्रल्स से इनहेल करते हैं जो कि नाक में लगे होते हैं, दो नॉस्ट्रल्स। नाक में टाइनी हेयर्स अलॉन्ग विद सम म्यूकस भी होता है जो कि किस काम आते हैं, वो पैथोजेंस को ट्रैप करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पर ट्रैप करने में हमारी हेल्प करते हैं। फाइनली जो ये ऑक्सीजन है ये कहाँ से मूव करेगा, थ्रू फेरेंगस, फेरेंगस टू लैरिंगस। लैरिंगस जो है हमारा वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंगस से ये ऑक्सीजन डायरेक्टली मूव करेगा इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया में छोटी छोटी कार्टिलेजेस लगी होती है, राउंड कार्टिलेजेस, जो कि आपने अपने थ्रोट में नोटिस की होंगी। वो कार्टिलेजेस इसीलिए लगी होती है ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो। फाइनली ट्रैकिया टर्मिनेट्स इनटू टू ब्रोंकियल ट्यूब्स। एक ब्रोंकियल ट्यूब जाएगा राइट लंग में, दूसरा ब्रोंकियल ट्यूब जाएगा लेफ्ट लंग में। ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो फाइनली टर्मिनेट होता है इनटू स्मॉल बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये देखिए एल्वियोलाई, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। अब एल्वियोलाई में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। देखिए ये हमारा एल्वियोलाई है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें जो हमने इनहेल कर लिया ऑक्सीजन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये ब्लड कैपिलरी मान लीजिए जो इसके नीचे से आ रही है, जो इसको सराउंड कर रही है। ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई है और ब्लड कैपिलरी में ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। तो ऑक्सीजन सिंपली मूव कैसे करेगा, थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड। अब ब्लड में इसे पिक कौन करेगा, ब्लड में इसे हमारी रेड ब्लड सेल पिक करेगी। रेड ब्लड सेल आरबीसी, जिसमें एक पिगमेंट होता है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, एचबी। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पिक करने में हेल्प करता है। जैसे ये ऑक्सीजन आरबीसी के साथ अटैच हो गया, ये इसको डिस्टेंट टिश्यूज़ में ले जाएगी। ये मान लीजिए ये कोई टिश्यू है। अब टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में ये आरबीसी जो है ये अनलोड कर रही है क्या, ऑक्सीजन। बट वहाँ एक और काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। वहाँ जो सेल्स हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एज बाय प्रोडक्ट। तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होगी। तो अनलोड ऑक्सीजन होगा और आरबीसी इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पिक हो गया ये वापस जाएगी थ्रू ब्लड और जाएगी एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई में क्या होगा, अब एल्वियोलाई में इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी से डायरेक्टली मूव करेगा कहाँ, टू एल्वियोलाई थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो छोटा सा पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आरबीसी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजर पोर्शन है वो ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। ये डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट। ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन क्यों हो रही है, क्या प्रोसेस है, देखिए सिंपली माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन से हमें फ्रॉम ग्लूकोज क्या मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। देखिए वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहेंगे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये हमारी सेल मान लीजिए आप, सेल में क्या होगा, सेल में न्यूक्लियस होगा, सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। यहाँ से ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ब्लड से आएगा, ब्लड कैपिलरी से वो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म में जैसे ये गया वहाँ एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, लिसिस। ठीक है। ग्लूकोज फाइनली ब्रेक्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। क्या किया इसने, ग्लूकोज आया सेल में, साइटोप्लाज्म में आया, ब्रेक हुआ इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुवेट का फेट डिपेंडेंट होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर इस रिएक्शन के पास ऑक्सीजन है, सेल में ऑक्सीजन है,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। और अगर सेल में ऑक्सीजन की कमी है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें मिलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें मिलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ज़्यादा कन्वीनियंट, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिएक्शन है वो एरोबिक रिएक्शन ही होती है, ना कि एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन में सिंपली हमें 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। देखिए यहाँ समझिए क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। ये कहाँ ये रिएक्शन हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। अब पायरुवेट का फेट डिपेंडेंट होता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यीस्ट में हमने क्या देखा है कि फर्मेंटेशन हो जाती है। फर्मेंटेशन सिंपली जो ये पायरुवेट है इसको कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। हमारी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होती है और एनर्जी बनती है, थोड़ी सी एनर्जी ही बनती है। अगर हम देखेंगे जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं। असल में क्या होता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है हमारी मसल्स में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाती है और मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। तीसरा जो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रहा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर बाई प्रोडक्ट बन रहा है और एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कितनी मिल रही है हमें, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पायरुवेट। पायरुवेट मूव कहाँ करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल चल रहा है, उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल में कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनते हैं। ये एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये एक मशीनरी होती है जहाँ पर हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इसी को हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं मेनली। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए प्लांट्स के केस में हम देखेंगे, प्लांट्स में हमने ऑलरेडी देखा वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू टाइनी पोर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब दिन को क्या हो रहा है, दिन को मान लीजिए ये सेल है, प्लांट सेल, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली पिक कौन करेगा, ये क्लोरोप्लास्ट, और कन्वर्ट किस में करेगा, इसको ग्लूकोज में। ठीक है, ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करेगा और सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और सेल सर्वाइव करेगी। अब इस फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है वो ये इवॉल्व करती है दिन को प्लांट सेल, तो हो गया इवॉल्व। बट रात को कहानी कुछ डिफरेंट हो जाती है। देखिए रात को ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर रहे हैं, बट क्लोरोप्लास्ट रात को फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं कर रहा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन रात को बढ़ जाती है सेल में, और प्लांट्स जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं मेनली। इसीलिए कहते हैं कि रात को प्लांट के नीचे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पर जो मेन गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि प्लांट्स जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं और दिन को ऑक्सीजन। मूविंग टू द लास्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ब्लड जो हमारा है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड ही सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा हमारी बॉडी में, चाहे वो डिजोल्व्ड फूड हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है वो थ्रू ब्लड ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट्स होंगे, साल्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। इस ब्लड को हमारा हार्ट पंप करता है इनटू द वेसल्स। वेसल्स 2 टाइप्स की हैं, एक है हमारे पास आर्टरीज
दूसरी है वेन्स। आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ये चैम्बर्स इसीलिए बने होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। कुछ एम्फीबियनस रेप्टाइल्स में देखा गया है उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। हम पहले हार्ट की डायग्राम देख लेते हैं, ब्लड कहाँ से कहाँ आ रहा है। देखिए ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर के 2 जो चैम्बर्स हैं उनको एट्रिया कहते हैं और नीचे के 2 जो चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। यहाँ देखिए हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो एंटर हो रहा है इनटू द हार्ट थ्रू सुपीरियर वेना केवा। ये एक वेसल है, वो जा रहा है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड डायरेक्टली जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। आप कहेंगे ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बट कन्वेंशनली ये सेट किया गया है कि ये राइट एट्रियम कहलाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा, ये राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। तो ये 4 चैम्बर्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। देखिए राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा ब्लड, ये देखिए ये मान लीजिए हमारे लंग्स हैं। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है बॉडी में, इकलौती ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ से ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा इनटू द लंग्स और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, जिसको हम एक्सहेल करेंगे, और ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम लंग्स टू ब्लड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। और यहाँ से ये ब्लड वापस होकर आता है और जाएगा फिर से हार्ट में थ्रू ए वेन, जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वरना आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली पोर किया जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड रश करेगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, वो ऑर्टा में जाएगा। ऑर्टा एक वेसल है जो कि बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डिस्टेंट टिश्यूज़ में क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वहाँ से इम्प्योर ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि थ्रू सुपीरियर वेना केवा फिर से जाएगा हार्ट में। अब देखिए ये तो हो गया पूरा प्रोसेस ब्लड का कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब एक प्रोसेस है जिसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब एक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर हो। अब ये देखिए यहाँ से ब्लड आ रहा है इनटू द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, वहाँ से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन में और फिर से हार्ट में एंटर हो रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, फाइनली इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और वहाँ से ब्लड पुश हो रहा है, वहाँ से ब्लड पंप हो रहा है इनटू द ऑर्टा। ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस में 2 बार हार्ट में एंटर होता है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, ये प्लांट का लीफ है, इस लीफ को वाटर चाहिए फॉर मेटाबॉलिज्म। वो वाटर कहाँ से आएगा, वो वाटर आएगा रूट से, लेकिन नॉर्मली जो है वाटर में इतना प्रेशर नहीं होता कि वो रूट से ऊपर आ सके। इसके लिए क्या करते हैं प्लांट्स, कंटिन्यूसली वाटर लूज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। इससे क्या होगा, जब ये वाटर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इससे एक प्रेशर जनरेट होगा, इससे एक फोर्स जनरेट होगा जिससे वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू ऊपर आएगा। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट्स फॉलोइंग ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी यही है कि ट्रांसपायरेशन से ही एक फोर्स जनरेट होगा जिससे वाटर नीचे से ऊपर आएगा। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम एंड फूड इज ट्रांसलोकेटेड वाया फ्लोएम। 2 टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम एक फ्लोएम।
जाइलम का काम मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम भी इसका काम फूड ट्रांसलोकेशन होता है। जाइलम और फ्लोएम में एक मेन डिफरेंस है। जाइलम में जो फ्लो होता है वाटर का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम में जो फ्लो होता है फूड का वो बाई डायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल का मतलब वाटर खाली रूट से ऊपर आएगा, ना कि लीव्स से नीचे आएगा, और जो फूड है जो ट्रांसलोकेट हो रहा है वो लीव्स से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी आ सकता है। इसी के साथ हमारा जो लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया और हम मूव करेंगे इनटू द विटामिन्स। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी डाइट में हमें चाहिए होते हैं इन ट्रेस अमाउंट्स, बिल्कुल कम अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमें, ताकि हमारी बॉडी कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस कर सके। ये इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। हमारी जो बॉडी है वो विटामिन्स खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो हम हमेशा किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं इन विटामिन्स के लिए। नॉट ऑल विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। सब ऑर्गेनिजम्स में जो विटामिन्स की नीड है वो सेम नहीं है। इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कुछ डिजीज़ हो जाते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में मेनली यही चीज़ हमें देखनी है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन दो टाइप्स के हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की एग्जांपल है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन C। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है या इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। और फैट सॉल्युबल की एग्जांपल है विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और A फाइनली। अब फैट सॉल्युबल विटामिन को याद रखिए, सिंपली एक निमोनिक याद रखिए, कीड़ा। कीड़ा मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, जो इसके बगैर जो भी विटामिन बचता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया। ये एक चार्ट दिया गया है, इसी को हमें याद करना है। ये इन विटामिन के केमिकल नाम है, जैसे विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है और इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्वेश्चन इसी चार्ट में से आएगा। अब इस चार्ट को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या है? एक कपल है जिसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम पायरिडॉक्सिन है, एक का नाम बायोटिन है। इस कपल का एक दूर का कजिन रेटिनॉल भी होता है। एक बार एक कपल इन बच्चों को घर पे छोड़कर बाज़ार निकल जाते हैं। बाज़ार पहुंच के ये एक फ्लाईओवर पे पहुंचते हैं जिसका नाम बेरी बेरी होता है। फ्लाईओवर पे पहुंचने के बाद ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ लग जाती है, पुलिस आकर सबको पीटती है। जैसे ही एक्सीडेंट हो गया, ये जो इस औरत का पति होता है ये इसको छोड़कर भाग जाता है। अब शाम को ये पति अपनी पत्नी से पूछ रहा होता है कि दिन को क्या हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था। अब ये पत्नी अपने पति से नरेट कर रही होती है शाम को। देखिए यहाँ समझिए, पहले हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन B1 है, B2, B3, B5। इनके केमिकल नाम थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामाइन और विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाती है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से फ्लेविनोसिस, ऐसे ही पेलेग्रा, B3 की डेफिशिएंसी से पैरास्थीशिया, B5 की डेफिशिएंसी से एनीमिया, B6 की डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पर्नीशियस एनीमिया और फाइनली विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। अब देखिए ये पत्नी क्या बोल रही है अपने पति को, तुम रुके नहीं। फिर जैसे एक्सीडेंट हो गया तुम रुके नहीं, फिर पायरिडॉक्सिन बायोटिन फ़ौरन चले आए। इसके जो दो बेटे हैं वो फ़ौरन चले आए बेरी बेरी फ्लाईओवर पे जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस और DSP ने पीटा सबको। तुम मतलब थायमीन, रुके मतलब राइबोफ्लेविन, नहीं मतलब नियासिन, फिर मतलब पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन मतलब पायरिडॉक्सिन ही, बायोटिन मतलब बायोटिन, फ़ौरन मतलब फॉलिक एसिड, चले मतलब साइनोकोबालामाइन, आए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। बेरी बेरी फ्लाईओवर पे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी, फ्लाईओवर मतलब फ्लेविनोसिस, B2 की डेफिशिएंसी से, पे मतलब पेलेग्रा, B3 की डेफिशिएंसी से, पैरास्थीशिया मतलब B5 की डेफिशिएंसी से, और मतलब एनीमिया पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। डर्मेटाइटिस DSP का मतलब डर्मेटाइटिस,
बायोटिन की डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस हो जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ने मतलब एन फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। साइनोकोबैलेमाइन की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। पीटा, पी फॉर परनीशियस एनीमिया। और फाइनली विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, सबको मतलब स्कर्वी। ओके, इसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन KEDA। आगे ये पत्नी नरेट करती है कि फिर तुम्हारा कजिन रेटिनॉल, जैसे इसके कजिन ने सुना था इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर तुम्हारा कजिन रेटिनॉल भी आया, रोकर निकला। देखिए फिर मतलब फाइलोक्विनोन विटामिन K का केमिकल नाम, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो जाती है। फिर मतलब फाइलोक्विनोन, टोकोफेरॉल विटामिन E का केमिकल नाम तुम्हारा, कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D का केमिकल नाम, जैसे कजिन। रेटिनॉल मतलब रेटिनॉल ही। और ब्लीडिंग, B वो तो आ गया। एनीमिया मतलब A, विटामिन E की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। रोकर निकला मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। असल में ये रोकर क्यों निकला था, इसको भी मार पड़ी थी, इस रेटिनॉल भैया को भी। ये क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी, व्हाट डेफिशिएंसी डज ही हैव। अगर सैम को बेरी है तो इसको किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो सैम को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है। आगे चलेंगे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरमेंट विद हार्मफुल मटेरियल्स सच दैट इट इज हेल्थ इज एडवर्सली अफेक्टेड। अगर हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, अगर हम पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन 3 टाइप के हैं, एक तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब हवा का खराब होना, वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का खराब होना, सॉइल पोल्यूशन मतलब सॉइल की डिग्रेडेशन। पहले एयर पोल्यूशन की बात होगी। देखिए, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये तो सिंपल है। अगर हमारी हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, हमारा जो एयर है वो पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र, जो कि कोल से निकलती है, वो ऑक्साइड्स बनाती है जब भी वो जलती है, ठीक है। उनकी ऑक्साइड से क्या होगा, उनके ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो एसिड रेन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना लेगा, ये H2SO4 बनाएगा, इसी को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाते हैं, ये भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये एसिड क्या कर रहा है, जब एटमॉस्फेयर में बन रहा है ये हमारी रेन के साथ नीचे आ जाता है। ये एसिड हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, जैसे हमारी बिल्डिंग्स के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे वाटर के लिए, सब कुछ डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। दिस ऑक्साइड्स अलॉन्ग विद डस्ट एंड पोलन फॉर्म स्मॉग, जिससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ता है। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स डस्ट और पोलन जो कि प्लांट से आते हैं उनके साथ मिलके स्मॉग बनाते हैं, हवा की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसके बाद वाटर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, सीवेज या मरकरी साल्ट जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हम अपने बागों में छिड़कते हैं, सीवेज मटेरियल जो हमारे घर से निकलता है, और मरकरी साल्ट्स अगर ये डायरेक्टली वाटर बॉडी में जा रहे हैं, ये वाटर की हेल्थ को डिग्रेड कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री से हॉट वाटर डायरेक्टली डिपॉजिट किया जाता है वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही रेज हो जाता है उसकी एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो जाती है। कैसे, उसमें जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जितना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और एक्वेटिक लाइफ के पास यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही कम रहेगा और उनकी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। Moving on to the soil pollution, the presence of toxic chemicals, pollutants in soil in high enough concentrations to pose a risk to human health and the ecosystem.
सॉइल पोल्यूशन क्या है? अगर टॉक्सिक केमिकल्स जिनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं वो सॉइल में बढ़ जाते हैं इन हाई एनफ कंसंट्रेशन टू पोज अ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। ठीक है, इससे सॉइल की हालत डिग्रेड हो जाती है। इन पोल्यूटेंट्स के इंक्रीज होने से सॉइल की लाइफ डिग्रेड हो जाती है। किससे होगा? मेन काज जो सॉइल पोल्यूशन का है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो हमने वाटर पोल्यूशन में भी देखा था, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनसे सॉइल की हालत भी डिग्रेड हो जाती है। सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, लेड एंड अदर हैवी मेटल्स जैसे जैसे सॉइल में डिपॉजिट होते जाएंगे वैसे वैसे सॉइल की जो हालत है वो डिग्रेड होती जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन है। अब देखिए ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर होता है एक गैसियस ब्लैंकेट हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, अबो ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे जो अर्थ है उसको सराउंड कर रही होती है ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जो सोलर रेडिएशन आती है सन से उसमें यूवी रेडिएशन भी होती है, ये उस यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करते हैं और उससे हमारी अर्थ को बचाते हैं। मान लीजिए अगर ओजोन लेयर नहीं होता और यूवी रेडिएशन नीचे आती, यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। तो इस ओजोन लेयर का काम इसी यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करना है। अब इसकी थिनिंग होना उसको हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहेंगे। इसकी थिनिंग, इसकी डिग्रेडेशन किस चीज़ से हो रही है? इसकी थिनिंग होती है क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि कहाँ से आते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड्स को ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। 1985 में ओजोन होल डिस्कवर हुआ था, ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका। इसी होल की डिस्कवरी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में टू स्टॉप द यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। चाहिए मेनली जो फोकस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे दिया गया था। कहते हैं एक क्लोरीन एटम जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मेनली जो फोकस किया था वो बैन ऑन यूज़ ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि क्लोरीन एटम्स निकलते हैं। इस यूवी रेडिएशन का जो टाइप बी रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये यूवी बी ह्यूमंस में क्या करती है? ये हमारे रेटिना को डैमेज करती है। रेटिना जो कि हमारे आई का एक पार्ट होता है उसको डैमेज करती है, स्किन कैंसर्स फॉर्म करती है। और एनिमल्स में क्या करती है? एनिमल्स में ट्यूमर्स क्रिएट करती है, स्किन लेशंस। एनवायरनमेंट में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उनकी ग्रोथ को ऑल्टर करते हैं। और मरीन लाइफ में प्लैंकटन्स, एल्गी, फिश लार्वा, एग्स, सब पे इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है इस यूवी रेडिएशन का। इसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हमने ग्रीन हाउसेस देखे होंगे जिसमें हम प्लांट कल्टिवेशन करते हैं। हम उनमें ऐसे प्लांट्स कल्टिवेट करते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव नहीं करेंगे। ग्रीन हाउस क्या करता है? ये ऑप्टिमम कंडीशंस दे देता है, इसका टेम्परेचर रेज्ड होता है, इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होती है। तो ये किस चीज़ का बना होता है? एक पॉलीथीन लगा होता है ऊपर से, यहाँ से सनलाइट आती है, ये उस लाइट को ट्रैप करता है, बाहर जाने से रोकता है और अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये इसी ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करती है। ये क्या करते हैं? ये जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये इस सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, वापस जाने से रोकते हैं। अगर सोलर रेडिएशन वापस नहीं जा रही तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होगा? वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी। वाटर लेवल इंक्रीज होने से फाइनली फ्लड्स क्रिएट होते हैं। ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो 60% वाटर से बनी हुई है। वाटर हमें वेस्टेज फ्लश करने में हेल्प करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, जैसे कि हमने ब्लड देखा था, ब्लड मेनली वाटर का बना होता है, डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सेल्स में जो प्रोसेस हो जाती है, सेल्स के जो कंटेंट है वो मेनली वाटर में डिसॉल्व्ड होते हैं।
वाटर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ जिनका काज कंटेमिनेटेड वाटर हो। वाटर की कंटेमिनेशन किससे हो जाती है? माइक्रोब से, कुछ पैथोजन से। जैसे ही कंटेमिनेशन हो गई, अगर हमने इस वाटर को कंज्यूम कर लिया तो ये डिजीज़ हो जाती है, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा, जियार्डिया, डायरिया और हेपेटाइटिस ए। इसी के साथ हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो ख़त्म हुआ जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं MCQs का एक सेशन लेकर आऊँगा जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारी जो चैनल है CA लतीफ़ अकेडमी उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।